हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? ओके, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर एज यू नो कि वहीं चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 जियो का, एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो रिवर्स लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर्स था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के जरिए बनने वाले लैंडफॉर्म्स, आपको पता है मैंने बताया था कि हर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अर्थ के अंदर हम लोगों ने दो तरह के लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं। एक है इरोशनल लैंडफॉर्म और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ग्लेशियर से बनने वाले भी हम दोनों तरह के लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे। सॉरी, इरोजनल लैंडफॉर्म्स को भी और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को भी। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि ग्लेशियर्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स में अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, दो तरह के ग्लेशियर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है वैली ग्लेशियर और दूसरा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ठीक है, वैली ग्लेशियर्स जो माउंटेनियस ग्लेशियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स के अंदर ग्लेशियर्स बनते हैं, उनको हम वैली ग्लेशियर्स कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो कि प्लेन लैंड के ऊपर होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो स्ट्रेट लैंड के ऊपर हैं, उसमें वहाँ पे माउंटेनियस एरियाज नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स ज़रूर मौजूद हैं। और उससे भी पहले जो है, सॉरी एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स बेसिकली ह्यूज शीट्स ऑफ आइस को कहते हैं, बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स में मैंने आपको बता दिया कि देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लेशियर्स, वैली ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर कौन से होते हैं? जो कि माउंटेन्स के अंदर ग्लेशियर्स होते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स या माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको हम वैली ग्लेशियर्स कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स वो होते हैं जो कि लैंड एरिया के अंदर होते हैं, फ्लैट लैंड पे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स की। तो देर आर टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। एक है जी, आपको पता है, इरोशनल लैंडफॉर्म्स और दूसरे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इरोशनल लैंडफॉर्म्स जो हैं, अब हम ग्लेशियर से बनने वाले इरोशनल लैंडफॉर्म की बात करेंगे। अच्छा जी, इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो कौन से होते हैं? आपको मैंने बताया था, दोबारा इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आपके माइंड में जब तक ये चैप्टर कंटिन्यू है दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाए कि बेसिकली ये क्या होता है। दो तरह के लैंडफॉर्म से, इरोजनल जिसमें सरफेस टूट के रिमूव हो जाता है, ऐसे लैंडफॉर्म को हम कहते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। और जिसमें किसी जगह पे एक नई लेयर आ जाए सरफेस की, उसको हम कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म। और ये ग्लेशियर्स कौन से हैं? वैली ग्लेशियर्स। अभी हम जो फर्स्टली बात कर रहे हैं वो हम वैली ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो वैली ग्लेशियर्स के अंदर जो है वो देयर आर
5 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। नंबर 1 है जी सिर्क। सिर्क क्या है? In high altitude areas where glaciers are formed, accumulation of ice creates a bowl-shaped depression. अब माउंटेन्स होता क्या है कि माउंटेन्स के अंदर जो है वो जब ग्लेशियर्स बनते हैं ना, जब स्नोफॉल होती है तो बहुत बड़े बड़े जो है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी स्नो की लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, तो वो बहुत मोटी आइस शीट्स बन जाती हैं। तो माउंटेन्स के ऊपर जो बहुत मोटी आइस शीट्स बन जाती हैं, बर्फ़ के बहुत मोटे मोटे टुकड़े बन जाते हैं, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अब वो होता क्या है कि जब वो ग्लेशियर एक जगह पे पूरे एक सीज़न में पड़ा रहता है, लाइक स्नो, सर्दियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो पूरे सीज़न में अगर वो ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद है, उस जगह पे है और वो मेल्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पर एक ग्लेशियर के वेट की वजह से, ग्लेशियर की फोर्स की वजह से वो ज़मीन नीचे दब जाती है और माउंटेन के अंदर एक ऐसे बाउल शेप डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये फ्लैट लैंड थी, यहाँ पे ये फ्लैट लैंड थी, लेकिन ग्लेशियर के वेट की वजह से वो फ्लैट की बजाय ऐसे डीप बाउल शेप डिप्रेशन बन गया। डिप्रेशन मतलब गड़ा बन गया, ठीक है। तो ये जो बाउल शेप डिप्रेशन था ना, ये डिप्रेशन जो है इसको हम सिर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये इरोजन पावर की वजह से इरोड किया ग्लेशियर ने वहाँ की लैंड को, माउंटेन की लैंड को, और वहाँ पे उसको डीप कर दिया, एक डिप्रेशन बना दिया, ठीक है। और उसके वेट की वजह से जो डिप्रेशन बना उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्क, ठीक हो गया। तो इस फर्स्ट हमारे पास जो इरोजनल लैंडफॉर्म बना है ग्लेशियर्स की वजह से, वो कौन सा है, सिर्क। अब बात करते हैं सिर्क लेक की। ये हमारे पास दूसरा लैंडफॉर्म है। अब सिर्क लेक क्या है? सिर्क लेक ये है कि ये जो डिप्रेशन बना था ना सिर्क वाला, ये डिप्रेशन जो है इस तरह का ग्लेशियर की वजह से बना था, ठीक है। तो ग्लेशियर की वजह से जब ये डिप्रेशन बना, तो जब वहाँ पे थोड़ा मौसम चेंज हुआ, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हुआ, तो ये जो सिर्क था वो उसी ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से पानी से भर गया, ठीक है, और एक छोटी सी लेक की शक्ल इख्तियार कर ली, ठीक, नदी लेक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस लेक को हम क्या कहते हैं, सिर्क लेक, ठीक है। जो ग्लेशियर के डिप्रेशन की ग्लेशियर के प्रेशर की वजह से एक डिप्रेशन बना था, वहीं ग्लेशियर मेल्ट हुआ जब, तो उसी डिप्रेशन में वो वाटर जो है वो उसने लेक की शक्ल इख्तियार कर ली, उस लेक को हम सिर्क लेक कहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है जी, यू शेप्ड वैली। अच्छा जी, ये यू शेप वैली क्या है? यू शेप वैली ग्लेशियर की इरोजनल पावर की वजह से बनी। पहले मैंने आपको बताया था ना जैसे कि रिवर के इरोजनल पावर की वजह से वी शेप्ड वैली बनती है, सेम वही प्रोसेस होता है। ग्लेशियर भी इसी तरह माउंटेन्स को इरोड करता है और इरोड करते हुए वो दो माउंटेन्स के बीच में एक वैली बना देता है और वैली जो है वो एक्सटेंड भी कर देता है, तो वो वी शेप की बजाय वो यू शेप बन जाती है। तो ये सेम प्रोसेस है जो हमने रिवर में पढ़ा था कि रिवर की इरोजनल पावर की वजह से हमारे पास एक वैली बनी थी जो कि वी शेप वैली थी। इसी तरह हमारे पास वो सेम प्रोसेस के तहत हमारे पास एक यू शेप वैली बनी है। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि वो रिवर की इरोजनल पावर थी और यहाँ पर ये ग्लेशियर की इरोजनल पावर है। और वो वी शेप क्यों नहीं बनी? उसकी रीज़न ये है कि ग्लेशियर्स चूँकि सॉलिड होते हैं तो वो वैली को डीप नीचे से भी इरोड करते रहते हैं और वाइडन करते रहते हैं, तो वो वी की बजाय यू शेप्ड बनती है, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि यहाँ पर रिवर की इरोजनल पावर की वजह से वी शेप्ड वैली बनती है और ग्लेशियर की इरोजनल पावर की वजह से यू शेप्ड वैली बनती है।
क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा वाइडन होती है, ज्यादा वास्ट होती है। अब हम बात करते हैं चौथे तरह के लैंडफॉर्म के, फोर्थ लैंडफॉर्म के, और ये फोर्थ लैंडफॉर्म क्या है? हैंगिंग वैली। हाँ जी बेटा, हिस्ट्री का लेक्चर था, लेकिन ये कि हिस्ट्री का अब हमारे पास जो है वीक में 2 दिन जियो के बचते हैं ना, इसलिए फर्स्ट डे पे फिर भी या 3 डेज पे मैं जियो रखूंगी, क्योंकि हमारे पास उसके चैप्टर्स से आता है, और 2 डेज पे हम जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर रखेंगे। सो आज आपका जियो का ही होगा, फिर कल से इंशाल्लाह हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब आ रही है? ओके का मुझे मैसेज करते हैं अगर आ रही है तो, ठीक है। ठीक हो गया, चलें। अच्छा, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम था, एक दफा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं कि आज हम लोग चैप्टर 2 एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, और लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर पढ़ना है आज हमने, ठीक है। पिछली दफा हमने लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर पढ़ा था, ठीक है। और ग्लेशियर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है वैली ग्लेशियर और एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर क्या होता है? जो कि माउंटेन्स के अंदर ग्लेशियर्स बनते हैं, उनको हम वैली ग्लेशियर्स कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स वो होते हैं जो कि फ्लैट लैंड के ऊपर बनते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाली साइड पे जो ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो सारे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो वैली ग्लेशियर्स का टॉपिक है, और वैली ग्लेशियर्स की वजह से जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो हैं हमारे पास, अभी तक हम 4 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। फोर्थ वाले को भी हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट 3 टॉपिक्स कौन से हैं? जी, सिर्क है। सिर्क मैंने आपको बताया था कि बड़े ग्लेशियर्स की वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट होता है लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, और बाउल शेप डिप्रेशन है इस तरीके से, और इस बाउल शेप डिप्रेशन को हम, या एक बाउल शेप गड्ढे को हम क्या कहते हैं? सिर्क कहते हैं। फिर ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है इसी सिर्क के अंदर, तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक लेक बन जाता है। तो ये छोटी सी जो लेक होती है इसको हम सिर्क लेक कहते हैं। फिर हमने बात की थी यू शेप वैली की। यू शेप वैली उसी तरीके से बनती है जिस तरह के रिवर की इरोशनल पावर की वजह से वी शेप्ड वैली बनी थी, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। लेकिन ग्लेशियर की वजह से जो वैली बनती है वो यू शेप नहीं होती, वो वी शेप नहीं होती, वो यू शेप्ड होती है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड ग्लेशियर की वजह से जो ये इनका सेंटर है ना, वो सेंटर से भी उसको वाइड करती है, वसी करती है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज क्या होती हैं? हैंगिंग वैलीज जैसे आपको पता है कि डिफरेंट, जब विंटर सीजन खत्म होता है, समर सीजन स्टार्ट होता है, तो ग्लेशियर्स माउंटेन के ऊपर मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो मेल्ट होने की वजह से क्या होते हैं कि वो डिफरेंट माउंटेन्स के अंदर से ना, डिफरेंट जगहों से वाटर जो है वो निकल रहा होता है, ठीक है। और वो माउंटेन्स के ऊपर से वाटर मुख्तलिफ जगहों से आबशार की शक्ल में या वाटरफॉल की शक्ल में निकलता है, और नीचे किसी एक पॉइंट पे जाके वो कंबाइन होके एक रिवर फॉर्म करता है। इसी तरीके से डिफरेंट माउंटेन्स के ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे ग्लेशियर्स बने होते हैं हाइट पे, पीक पे, ठीक है। तो माउंटेन की पीक्स के ऊपर जो बड़े छोटे 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 जगह जगह ग्लेशियर्स बने होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेल्ट होने के प्रोसेस के दौरान नीचे आना शुरू हो जाते हैं, स्लोप से नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो स्लोप से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो डिफरेंट जो होते हैं ग्लेशियर्स, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो नीचे आके वो एक बड़ा ग्लेशियर फॉर्म करते हैं। जिस तरह छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ा रिवर फॉर्म करती हैं, इसी तरह छोटे छोटे ग्लेशियर्स मिलके एक बहुत बड़ा ग्लेशियर फॉर्म करते हैं, जो कि माउंटेन के ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है। तो ऐसी जो छोटी छोटी ग्लेशियर्स होते हैं जो नीचे आ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं हैंगिंग वैलीज, ठीक है, हैंगिंग वैलीज। तो वो हैंगिंग वैलीज मिलके एक बहुत बड़ा ग्लेशियर फॉर्म करती हैं। ठीक हो गया? आपको हैंगिंग वैलीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Just like a major river is joined by small streams, a major glacier is joined by many small glaciers. The valleys of these small glaciers lie above the valleys of the main glacier. अब ये valleys जो हैं, valleys यहाँ पे mountains को भी कहा गया है, ठीक है।
तो ये जो वैलीज हैं, ये माउंटेन्स जो हैं, जो छोटे ग्लेशियर्स थे वो बड़े वाले ग्लेशियर से ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं, क्योंकि ऊपर से ही आ रहे होते हैं ना, वो ऊपर से आके नीचे एक बड़ा ग्लेशियर फॉर्म करते हैं। तो ये अबव होते हैं, मेन ग्लेशियर से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इनको हम, इन छोटे ग्लेशियर्स को हम हैंगिंग वैलीज कहते हैं। अब हमारे पास जो है फिफ्थ लैंडफॉर्म है मेड बाय वैली ग्लेशियर, और लैंडफॉर्म कौन सा है? इरोजनल लैंडफॉर्म। और इरोजनल लैंडफॉर्म में जो फिफ्थ है वो फियर्ड है। फियर्ड जो है ये हमारे पास लास्ट इरोजनल लैंडफॉर्म है मेड बाय वैली ग्लेशियर, ठीक। और इसमें क्या होता है? मेनी माउंटेन रेंजेस आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। चलें, इसको मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि कोस्टल एरियाज के अंदर जो ग्लेशियर्स होते हैं, सम कोस्ट जो है ना, कोस्टल एरिया आपको पता है, जो सी के साथ लैंड एरिया लगता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरिया समटाइम्स सैंडी बीच होते हैं, सैंड से बने हुए, समटाइम्स वो माउंटेनियस एरियाज भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो माउंटेनियस एरियाज होते हैं। तो वो माउंटेनियस एरियाज के ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, जब वो मेल्टिंग के प्रोसेस के पे आते हैं, मेल्ट होते हुए हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ स्लिप हो रहे होते हैं। तो समटाइम्स एक बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है ना, स्लिप होके वो पानी में गिर जाता है, और उसकी वजह से जो डिप्रेशन बना हुआ था, तो वो सी वाटर जो है उस डिप्रेशन में एंटर हो जाता है, तो उसको हम फियर्ड कहते हैं, ठीक है। Here the valley glaciers directly descends into the sea and the sea water enters into the valley, ठीक है। ग्लेशियर वहां से पानी में गिरा और जो सी वाटर था वो उस ग्लेशियर के बनाए हुए डिप्रेशन के अंदर चला गया, ठीक है। These are called fjord, ठीक है। सच वैलीज आर कॉमन इन डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक हो गया। तो बेसिकली फियर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है कि माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर था कोस्टल एरिया में, सिंपल करके आपको बताती हूँ। माउंटेन के अंदर ग्लेशियर था, कोस्टल एरिया में वो ग्लेशियर जब मेल्टिंग के प्रोसेस के में आया तो वो स्लिप होके समंदर में गिर गया, और उस का जो क्रिएट करता डिप्रेशन था माउंटेन के ऊपर, वहां पे सी वाटर एंटर होता रहा टाइम टू टाइम, स्लो प्रोसेस के दौरान। तो इस तरह से ये डिप्रेशन के अंदर वाटर का फिल हो जाना, दैट इज कॉल्ड फियर्ड, ठीक है। तो दीज आर द 5 लैंडफॉर्म्स। अच्छा, यहां तक समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं आई तो मुझे बता दें। फियर्ड दोबारा समझा दूं। फियर्ड का मैंने आपको बताया कि कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? जो कि सी के साथ साथ लैंड एरिया होता है। तो वो कोस्टल एरिया, एक मिनट टाइम देख लो, वो कोस्टल एरिया के अंदर जो कुछ कोस्टल एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, सैंड वाला बीच की बजाय माउंटेनियस एरिया होता है। तो माउंटेन के ऊपर देखें, विंटर में जो ग्लेशियर्स बनते हैं ना, वो गर्मियाँ जब आती हैं तो वो ग्लेशियर मेल्ट होना लगता है, तो मेल्ट होते होते वो नीचे की तरफ स्लिप हो रहा होता है माउंटेन के ऊपर से, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब ग्लेशियर माउंटेन के ऊपर ज्यादा देर रहे तो वो सिल्क बना देता है, सिल्क मतलब एक डिप्रेशन बना देता है, ठीक है। तो वो उस ग्लेशियर ने माउंटेन के ऊपर सिल्क बनाया हुआ था, एक डिप्रेशन बनाया हुआ था। अब वो ग्लेशियर स्लिप होके डायरेक्ट पानी के अंदर गिर गया, सी वाटर के अंदर, और वहां पे उसका जो क्रिएट करता डिप्रेशन था उसके अंदर जो है वो समंदर का पानी चला गया, सी वाटर चला गया। तो इस जगह को जहाँ पे सी वाटर एंटर हो गया ग्लेशियर की जगह पर, उसको हम फियर्ड कहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फियर्ड। अब ये सारी चीजें हो गई आपकी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज था, उसके अंदर ग्लेशियर्स की वजह से हमने इरोजनल लैंडफॉर्म पे बात की है। आज हमने डेपोजिशनल लैंडफॉर्म पे बात नहीं की है, क्योंकि हमारे पास ये 5 टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर करने थे। तो ग्लेशियर की 2 तरह की टाइप्स हैं, वैली ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ठीक। तो वैली ग्लेशियर में, तो चलो सही, ओके, चले ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गई। इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, चल, अल्लाह हाफिज।